अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एसोफेगल कार्सिनोमा। हमने पहले क्या पढ़ा था? गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ पढ़ा था, बैरेट एसोफेगस पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अगर हम गर्ड को ट्रीट ना करें दैन वो बैरेट एसोफेगस को लीड कर जाती है, और अगर हम बैरेट एसोफेगस को भी लीड ना करें तो हमारे पास क्या हो जाता है? डिस्प्लेजिया डेवलप हो जाता है। डिस्प्लेजिया देन लीड टू दैट ऑफ द एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा मीन जो एसोफेगस का कार्सिनोमा करवा सकता है। अब एसोफेगस का कार्सिनोमा जो है वो अब हमने रीड करना है। एसोफेगस का कार्सिनोमा भी टू टाइप्स का होता है आगे, एडिनोकार्सिनोमा एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, इसको हम बुक से रीड करते हैं। क्या होता है कि एसोफेगल कार्सिनोमा सब क्लासिफाइड एज एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। जो एडिनोकार्सिनोमा होता है जरा मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन अपने नाम से बता रहा है कि इसमें प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंड्स होगी, एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसोफेगल कार्सिनोमा होता है। मोस्ट कॉमन टाइप जो होती है ना वो एसोफेगल कार्सिनोमा की, वो एडिनोकार्सिनोमा होता है। ठीक है, और ये फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग बैरेट एसोफेगस, अगर बैरेट एसोफेगस को ट्रीट ना किया जाए तो ये एडिनोकार्सिनोमा करवा सकता है। ठीक है, ये एमसीक्यू पॉइंट है। और ये कहाँ पे, इनकी लोकेशंस आपने याद रखनी है। यू इन्वॉल्व द लोअर 1/3 ऑफ द एसोफेगस। ठीक है, देन जो दूसरी जो इसकी टाइप है वो हमारे पास है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में क्या होगा कि इसमें प्रोलिफरेशन होगी स्क्वेमस सेल्स की। ठीक है, इट इज़ अ मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ स्क्वेमस सेल्स, और इट इज़ मोस्ट कॉमन एसोफेगल कैंसर है ये वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और ये कहाँ राइज करता है? अपर और मिडिल थर्ड ऑफ द एसोफेगस पे राइज करता है। एसोफेगस के 3 पार्ट्स हैं, अपर, मिडल एंड लोअर। अपर एंड मिडल थर्ड ऑफ एसोफेगस में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, और लोअर 1/3 पे हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा है। ठीक है, अब इसके रिस्क फैक्टर्स जो हैं ये वाले हैं, और हमने एडिनोकार्सिनोमा के क्या रिस्क फैक्टर देखे थे? उसका रिस्क फैक्टर था बैरेट एसोफेगस। इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं? अल्कोहल एंड टोबैको। वो लोग जो अल्कोहल और टोबैको लेते हैं उनमें ये कॉमन होता है। वो लोग जो बहुत गर्म चाय पीते हैं उनमें, एक्लेजिया में, ठीक है, एसोफेगल वेब में, प्लमन विंसन सिंड्रोम में, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, रेड बीफी टंग होती है उनमें, उनमें ये कॉमन होता है। इसके अलावा जो जिनमें एसोफेगल इंजरी होती है ड्यू टू एनी काज लाइक लाई इंजेक्शन, लाइक है इट इज़ अ केमिकल। ठीक है, बच्चे जो है एक्सीडेंटली इसको इंजेस्ट कर लेते हैं, तो उनमें भी ये जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है ये होता है। ठीक है, अब इस आगे वो क्या कह रहा है कि एसोफेगल कार्सिनोमा जो है ये प्रेजेंट करता है लेट, इसका जो है ना वो पुअर प्रोग्नोसिस होता है। ठीक है, और इसके सिम्टम्स क्या आएंगे? इसकी डिस्फेगिया होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि डिस्फेगिया किसको, पहले सॉलिड को डिस्फेगिया, पहले से जो है वो सॉलिड चीज़ें नहीं खाई जाएंगी। ठीक है, देन उससे लिक्विड नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, और वेट लॉस के साथ प्रेजेंट करेगा पेन। ठीक है, जब उससे कुछ खाया नहीं जाएगा तो वेट लॉस होगा, पेन और हेमेटोमेसिस के साथ। ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में एडिशनली प्रेजेंट विद हॉर्स वाइस। ठीक है, अगर ये कार्सिनोमा स्प्रेड कर जाएगा तो देन ये एडिशनल सिम्टम्स के साथ आएगा। ठीक है, हॉर्स वाइस क्यों होगी? ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ठीक है, ऑपरेशन जो है वो कफ के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं ड्यू टू ट्रेकियल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, अब जो है हमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड्स को इन्वॉल्व करता है ये कार्सिनोमा, और जो नोड्स जिन नोड्स को इन्वॉल्व करेगा वो डिपेंड करता है कि किस लेवल पे जो है ना एसोफेगस के कार्सिनोमा है। अगर तो अपर 1/3 को इन्वॉल्व कर रहा है तो हमारे पास सर्वाइकल नोड्स जो हैं इन्वॉल्व होंगे। अगर मिडल 1/3 को कर रहा है तो मीडियास्टिनल और ट्रेकियोब्रोंकियल नोड्स होंगे। ठीक है, और अगर लोअर 1/3 को कर रहा है तो सीलियक एंड गैस्ट्रिक नोड्स होंगे। तो हमने क्या पढ़ा एसोफेगल कार्सिनोमा में कि बैरेट एसोफेगस जो है वो इवेंचुअली लीड कर जाएगा इनटू दैट टू द एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द एसोफेगस। और एडिनोकार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस क्या है? मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंड्स होती है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप है, और लोअर 1/3 ऑफ एसोफेगस पे प्रेजेंट होता है। जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है ये मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ स्क्वेमस सेल है। ठीक है, और इसके जो हैं वो रिस्क फैक्टर्स अल्कोहलिज्म है, हॉर्टी है, क्लेजिया है, एसोफेगल इंजरी है। इसी तरह अगर हमने देखा कि जो है ये वाला जो कार्सिनोमा स्क्वेमस सेल होगा ये जो है अपर और मिडल थर्ड ऑफ एसोफेगस पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है वो स्टमक स्टार्ट करते हैं। स्टमक में क्या है? सबसे पहले हमारे पास आता है गैस्ट्रोचेसिस एंड गैस्ट्रोइंट्राइटिस। ठीक है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए आपको। गैस्ट्रोचेसिस क्या है? कंजेंटल मालफॉर्मेशन ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल लीडिंग टू एक्सपोजर ऑफ द एब्डोमिनल कंटेंट, मतलब हमारी इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की मालफॉर्मेशन
हुई होगी, जिसकी वजह से जो एब्डोमिनल कंटेंट्स हैं ना उनका एक्सपोजर हो रहा होगा आउटसाइड इन्वायरमेंट को, ठीक है। और ओम्फेलोसील क्या है, इसमें हमारे पास परसिस्टेंट हर्निएशन होती है बाउल की। हमारे पास बाउल कैसे डेवलप होती है, हमने एमयू में पढ़ा था कि बाउल इस तरह लूप्स की फॉर्म में जो है वो डेवलप होती है, एक्सटर्नली होती है, देन ये इंटरनली मूव करती है, ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो एम्फेलोसील क्या है कि अगर ये बाहर रह जाए, ठीक है, हर्निएशन ऑफ बाउल जो है वो अंदर ही ना जाए, ठीक है, इसके हर्निएशन बाहर एक्सटर्नली रहे, ठीक है, ड्यू टू फेलियर ऑफ हर्निएटेड इंटेस्टाइन जो हैं वो जो हैं अंदर ही बॉडी के ना जाएँ ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है, ये होता है ड्यू टू फेलियर ऑफ हर्निएटेड इंटेस्टाइन टू रिटर्न टू द बॉडी ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसको और गैस्ट्रोचेसिस को कैसे हमने डिफरेंशिएट करना है कि जो एम्फेलोसील है ना इसमें जो कंटेंट्स हैं ये कवर्ड होते हैं बाय मींस ऑफ पेरिटोनियम या फिर एमनियन से, लेकिन जो गैस्ट्रोचेसिस है इसमें कोई भी कवरिंग नहीं होती, ना पेरिटोनियम की ना एमनियन की, ठीक है। इसके फिगर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एक्सपोजर हुआ है एब्डोमिनल कंटेंट्स का, लेकिन ये किसी भी मेम्ब्रेन के साथ कवर नहीं है, ठीक है, ना यहाँ पे कोई एमनियन है ना ही पेरिटोनियम ने इसको कवर किया हुआ है। और नेक्स्ट अगर हम देखें ये वाली फिगर, तो इसमें क्या दिखाया हुआ है, इसमें देखें कवरिंग दी हुई है, ठीक है, ये कवर किया हुआ है, जो कंटेंट्स हैं उसको जो है वो पेरिटोनियम ने या एमनियन ने कवर किया हुआ है, तो ये ओम्फेलोसील है, ठीक है। या आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है गैस्ट्रोचेसिस को ओम्फेलोसील से, ठीक है। ओम्फेलोसील में कवरिंग है पेरिटोनियम की, लेकिन गैस्ट्रोचेसिस में कोई कवरिंग नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है कि इसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है ऑफ स्मूथ मसल। ये हमारे पास स्टमक है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होता है इसका कार्डिक एंड, ये होता है इसका पाइलोरिक एंड, देन नेक्स्ट ये लीड कर रहा होता है इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है ना यहाँ पे पाइलोरिक स्मूथ मसल उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो फूड है ना वो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में नहीं जाती, इस तरह यहाँ पे फूड जो है वो एक्यूमुलेट होती है, ठीक है। यहाँ से जो है हाइपरट्रॉफी ऑफ पाइलोरिक स्मूथ मसल की वजह से फूड जो है वो स्टमक से आगे फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में नहीं जाती, जिसकी वजह से फूड एक्यूमुलेट होती है और हमारे पास किस तरह प्रेजेंटेशन होती है, प्रोजेक्टाइल जो है वो वॉमिटिंग होती है। प्रोजेक्टाइल मींस कि इस तरह यूं ऐसे जो है ना वॉमिटिंग होगी, तो इस तरह आगे जो है वॉमिटिंग जो है ना प्रोजेक्ट करके जाएगी, ठीक है। और नॉन बिलस होगी, नॉन बिलस क्यों होगी, क्योंकि फूड जो है हमारे स्टमक में ही पड़ा हुआ है, वो तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में गया ही नहीं, तो बाइल कहाँ से आएगा, ठीक है, तो नॉन बिलस वॉमिटिंग होगी। विजिबल पेरिस्टालसिस होगी, इसके अलावा ओलिव लाइक मैस होगा एब्डोमेन में, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि मायोटोमी, हम जो मसल जो है हाइपरट्रॉफी जिस मसल की हुई है उसको हम कट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है ये पाइलोरिक स्टेनोसिस है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है एक्यूट एंड क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस जो होता है ना उसकी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक तो होता है हमारे पास एक्यूट गैस्ट्राइटिस और एक होता है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, ठीक है। जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस होता है ना वो या तो ड्यू टू इंक्रीज एसिड की वजह से हो सकता है, या कि एसिड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या ड्यू टू जो है डिक्रीज डिफेंस, जो इम्बेलेंस हो गया है बिटवीन मिकोजल डिफेंसेस, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म में ही इम्बेलेंस हो गया है उस वजह से हो सकता है। जो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है ना उसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, एक एच पाइलोराई हमारे पास बैक्टीरिया होता है उस वजह से हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो है वो ऑटो इम्यून हो सकता है कि ऑटो इम्यून कोई फिनोमिना है उस वजह से, ठीक है। इनको हम बारी बारी स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक्यूट गैस्ट्राइटिस को देख लेते हैं कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस में क्या होता है कि एसिडिक डैमेज होता है स्टमक म्यूकोजा को, ठीक है। नॉर्मली हमारे स्टमक में क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, लेकिन वो हमारे स्टमक को डैमेज नहीं कर रहा होता। क्यों नहीं डैमेज कर रहा होता, क्योंकि हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म म्यूकोजल को जो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ना डिफेंस, वो मैकेनिज्म होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारे पास जो है ना इंक्रीज म्यूकस, ठीक है, म्यूकस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, म्यूकस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। दूसरी चीज़ हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन जो हैं वो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ ये होती है कि हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोटेक्टिव जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, ठीक है। और देन हमारे पास
मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारे पास ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, ठीक है। ब्लड सप्लाई क्या कर रही होती है, एक तो वो न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। दूसरा वो जो एक्सेस लीक हुआ होता है ना एसिड, उसको जो है वो पिक कर लेती है जो ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म। लेकिन अगर इनमें इन तीनों में अगर कोई इम्बैलेंस हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, एसिड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, एसिड जो है वो म्यूकोज़ा को डैमेज करना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर हमारे पास क्या होगा, जो है गैस्ट्रिक इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगी, देन इवेंचुअली इरोजन हो जाएगी, और देन वो अल्सर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इसको अब हम इस कहानी को इस बुक से रीड कर लेते हैं। क्या होता है कि हमारे पास एक्यूट गैस्ट्राइटिस में उसने लिखा हुआ है कि एसिडिक डैमेज टू स्टमक म्यूकोजा होता है, ठीक है, ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन म्यूकोजल डिफेंसेस एंड एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से। अब डिफेंसेस कौन कौन से होते हैं, एक तो म्यूसिन लेयर होती है, ठीक है, जो कि फोलियोलर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, बाइकार्बोनेट सिक्रेशन होती है, दूसरा नॉर्मल ब्लड सप्लाई होती है जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही होती है और लीक एसिड को पिकअप करती है, ठीक है। अब इसमें रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस करवाते हैं, एक सीवियर बर्न्स, किसी को बर्न हो गया, ठीक है, बर्न में क्या होता है बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है जिसकी वजह से हाइपोवोलीमिया हो जाएगा, हाइपोवोलीमिया की वजह से डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो जाएगी, जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो इम्बैलेंस हो गया ना डिफेंस मैकेनिज्म। देन एनसिड, जो लोग बहुत ज़्यादा एनसिड यूज़ करते हैं, एनसिड क्या करते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, स्पेशली प्रोस्टाग्लैंडिन जो E2 होती है ना उसको कम कर देते हैं, जो प्रोटेक्टिव फंक्शन उसका है वो ख़त्म हो जाता है। देन हैवी अल्कोहल कंजम्पशन, उसमें कीमोथेरेपी, ठीक है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या है कि अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होता है ना तो हमारे पास स्टिमुलेशन जाती है वेगस नर्व को, वेगस नर्व देन इंक्रीज प्रोडक्शन करवाती है एसिड की, ठीक है। और शॉक शॉक भी इसका एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। इसके अलावा और क्या बताया हुआ इसने कि एसिडिक जो डैमेज है ना रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या होगा, सुपरफिशियल इन्फ्लेमेशन होगी पहले तो, देन इरोजन हो जाएगी, मतलब अगर ये वाले इस तरह पड़े हुए हैं सेल्स, इरोजन क्या होगा कि ये वाले सेल्स जो हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। देन लॉस ऑफ सुपरफिशियल एपिथेलियम, और अल्सर डिफेक्ट हो जाएगा, देन क्या होगा, अल्सर इस तरह एक खड्डा सा बन जाएगा, ठीक है, मिकोजा में। तो ये होता है हमारे पास एक्यूट गैस्ट्राइटिस, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस क्या होता है, ठीक है। मैंने कहा कि क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की 2 टाइप्स होती हैं, एक H पाइलोराई एसोसिएटेड होता है, एक ऑटो इम्यून होता है, ठीक है। अगर हमारे पास एक्यूट गैस्ट्राइटिस को जो है वो ट्रीट ना किया जाए, ठीक है, देन क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो है वो डेवलप हो जाएगी, और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो है देन वो इवेंचुअली लीड कर जाएगी इनटू द क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक म्यूकोजा, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है, एक तो क्रॉनिक ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस और एक क्रॉनिक H पाइलोराई गैस्ट्राइटिस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्रॉनिक ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस क्या है। क्रॉनिक ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस क्या होता है कि हमारे पास ये स्टमक है ना, स्टमक में जो है ये इसका होता है एंट्रम, ठीक है, ये एंट्रम होता है, ये इसकी होती है बॉडी, ठीक है, और ये इसका होता है फंडस फंडस और ये इसका कार्डिगेंड होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो होते हैं ना इसकी फंडस फंडस और जो बॉडी होती है ना, इन दोनों जगहों पे हमारे पास होते हैं पाराइटल सेल्स। पाराइटल सेल्स जो हैं ये होते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, एक तो ये LCL सीक्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है, और दूसरा ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास होता है ना एंट्रम, वहाँ पे होते हैं जी सेल्स होते हैं यहाँ पे, ये क्या रिलीज़ करवाते हैं, ये करवाते हैं गैस्ट्रिन, ठीक है, गैस्ट्रिन रिलीज़ करवाते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, जो ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस होता है ना उसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ जो है ना वो बन जाती हैं, वो एंटीबॉडीज़ जाके डिस्ट्रक्शन करवा देती हैं गैस्ट्रिक पाराइटल सेल्स की, ठीक है, जो कि फंडस और बॉडी में लोकेटेड थे, ठीक है। अब ये जब ये गैस्ट्रिक पाराइटल सेल्स नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, ACL की प्रोडक्शन भी नहीं होगी, इंट्रिंसिक फैक्टर भी नहीं होगा। इंट्रिंसिक फैक्टर हमने देखा कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द जो है जो हमारे पास विटामिन B12 होती है उसकी एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाएगा। इसी तरह अगर जो है ACL नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ACL नहीं होगा तो जो G सेल्स को जो है वो पॉजिटिव फीडबैक जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो तुम गैस्ट्रिन रिलीज़ करो, ठीक है। गैस्ट्रिन जब ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास क्या गैस्ट्रिनोमा का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है।
तो ये सारी जो है ऑटो इम्यून की कहानी होती है। इसको अब हम बुक से रीड कर लेते हैं क्या लिखते हैं, ठीक है। So, chronic autoimmune gastritis is the autoimmune destruction of gastric parietal cells which are located in the stomach, body, and fundus, and it is associated with antibodies against parietal cells or intrinsic factor, ठीक है। और एट्रोफी हो जाएगी म्यूकोजा की विद इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। इसके अलावा और क्या होगा, एक लोर हाइड्रिया होगा। जब ACL की प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो एक लोर हाइड्रिया हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, गैस्ट्रिन को पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, जिसकी वजह से जी सेल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, ठीक है, और गैस्ट्रिनोमा डेवलप हो जाएगा। तीसरी चीज़ क्या है कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा ड्यू टू लेक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। देन इट इज़ एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क फॉर गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, जो इंटेस्टाइनल टाइप आगे हम पढ़ेंगे, ये इसके साथ फिर एसोसिएट करता है, ठीक है। देन जो हमारे पास होता है ना, H. pylori एसोसिएटेड गैस्ट्राइटिस, ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गैस्ट्राइटिस होता है ये 90%। H. pylori बैक्टीरिया है जो हम बाहर के खाने खाते हैं ना, उनमें मोस्टली जो है ये H. pylori होता है। अब H. pylori क्या करता है, ये जाके ना हमारे स्टमक के एंट्रम में जाके इस तरह बैठ जाता है, जाके स्टमक के एंट्रम में इसके पास होता है फ्लैजेला होता है, ठीक है, ये जाता है और यहाँ बैठ जाता है जाके, ठीक है। देन ये क्या करता है, इसके पास होता है यूरिएज, ठीक है, यूरिएज वो क्या करता है कि यूरिया को कन्वर्ट करता है इनटू अमोनिया, ठीक है। अमोनिया में जब कन्वर्ट कर लेता है ना यूरिया को, तो इसको एक प्रोटेक्टिव जो है ना मैकेनिज़्म अपने इन्वायरमेंट में प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म जो है डेवलप कर लेता है। देन ये इसके पास होते हैं टॉक्सिन, देन ये इन द सराउंडिंग ऑफ अमोनिया ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और हमारे मिकोज़ा को जाके फिर ये इरोड करता है, उसको डिस्टर्ब करता है मिकोज़ा। और जब म्यूकोज़ा डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर जो हमारे जो स्टमक में एसिड पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको चांस मिल जाएगा, तो फिर वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो ये सारी कहानी होती है इसमें। अब हम पढ़ लेते हैं इसको। क्रॉनिक जो H. pylori गैस्ट्राइटिस ड्यू टू H. pylori इंड्यूस एक्यूट एंड क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, ठीक है। H. pylori यूरिएज एंड प्रोटीएजेस लॉन्ग इन्फ्लेमेशन वीकन कर देती है म्यूकोजल डिफेंसेस को, और ये एंटर में जाके जो है ना ये बैठ जाता है, ठीक है। प्रेजेंट कैसे करता है, एपिगैस्ट्रिक एब्डोमिनल पेन होगी, ठीक है, इंक्रीज होगा रिस्क फॉर अल्सरेशन, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, ठीक है, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा डेवलप हो जाएगा, इंटेस्टाइनल टाइप माल्ट लिम्फोमा भी डेवलप हो जाएगा। तो ये इतना ख़तरनाक है H. pylori कि ये क्या क्या करवा रहा है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस भी करवा रहा है, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस भी करवा रहा है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ भी करवा रहा है, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा भी करवा रहा है, माल्ट लिम्फोमा भी करवा रहा है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि हम इसमें जो है वो ट्रिपल थेरेपी देते हैं, ठीक है, 3 ड्रग्स देते हैं जिसकी वजह से ये रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। ना सिर्फ ट्रिपल थेरेपी अल्सर को रिजॉल्व कर देती है, बल्कि जो इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हुआ होता है ना उसको भी रिवर्स कर देती है। जो नेगेटिव यूरिया ब्रेड टेस्ट एंड लेक ऑफ स्टूल एंटीजन कंफर्म इरेडिकेशन ऑफ H. pylori, ठीक है। नेगेटिव यूरिया ब्रेड टेस्ट का क्या मतलब है कि हम पेशेंट को जो है वो यूरिया देते हैं, अगर उसका नेगेटिव यूरिया ब्रेड टेस्ट आए इसका मतलब है कि इरेडिकेट हो गया है H. pylori, क्योंकि अगर प्रेजेंट होता तो वो यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता बाय मीन्स ऑफ यूरिएज। तो अगर हमें नेगेटिव मिलता है तो इसका मतलब है कि उसकी इरेडिकेशन हो गई है, ठीक है।